सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ज्योग्राफी 2025 बोर्ड्स के लिए बुक नंबर 2 से, वो सारे हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। इससे पहले मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बुक नंबर 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स हैं सबको एक ही वीडियो में कवर कर दिया था। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप जाके इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। ठीक है, एंड और एक बात मैं बताऊँ, मैं 3 गेस्ट पेपर करा चुका हूँ प्लस 2 गेस्ट पेपर और कराऊंगा, यानी टोटल 5 गेस्ट पेपर। ठीक है, गेस्ट पेपर 2 मैंने मैप के वीडियोस करा दिए हैं, मैप के। ठीक है, और ये 2 मैंने एक्सप्लेनेशन वाले कराए हैं, एक्सप्लेनेशन के वीडियो करा दिए मैंने। ठीक है, तो मतलब टोटल हो जाते हैं आपके 9 वीडियोस। ठीक है, और अगर आप बोर्ड्स 2025 को टारगेट कर रहे हो ज्योग्राफी के लिए, तो ये 9 वीडियो मैं बोल रहा हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। इससे बाहर आपको जाने की या फिर बहुत बड़े बड़े वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने माइंड को डाइवर्ट करोगे, अपने माइंड को स्ट्रेस दोगे। उससे अच्छा है कि आप बहुत सिंपल रहिए, बहुत बेसिक लेवल पर रहिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अपने बोर्ड्स में। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना आप। ठीक है, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड आई एम फाइन, कल से मैं काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ अभी, थोड़ी सी तबीयत भी ठीक है मेरी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो है आपका पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो इससे 2 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई थी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो, उसमें से 2 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड दूसरा लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन जो पॉपुलेशन का होता है वो कई बेसिस पे किया जाता है। जैसे आप अगर बोलोगे तो अर्बन रूरल कॉम्पोजिशन हो गया, शहरों में कितने लोग रहते हैं, गांव में कितने लोग रहते हैं। लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन हो गया, जैसे कौन हिंदी बोलता है, कितने लोग मराठी बोलते हैं, कितने लोग तेलुगु बोलते हैं, ऐसे हो गया। ठीक है, और रिलीजियस कॉम्पोजिशन हो गया, जैसे कितने लोग हिंदू हैं, कितने लोग मुस्लिम हैं, कितने लोग जैन हैं, क्रिश्चियन है। ठीक है, और एक और होता है कॉम्पोजिशन, जैसे वर्किंग पॉपुलेशन का, कितने लोग किस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, कितने लोग किस सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ अभी तक मेरे को जहाँ तक पता है कि सिर्फ एक ही से क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने सैम्पल पेपर और PYQs देखे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिर्फ मैं यही कराऊंगा, और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप इस लेक्चर के साथ आप अपनी NCERT की बुक खोल के रख सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम पहले देख लेते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो मैंने जो वीडियो नंबर 1 बनाया है, यानी जो आपकी बुक नंबर 1 है, उसमें आपको एक थ्योरी पढ़ाई गई होगी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इस थ्योरी से हम क्या करते हैं, इस थ्योरी से हम किसी भी रीजन के जो उसका फ्यूचर पॉपुलेशन होने वाला है उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे किसी एरिया का जो पॉपुलेशन होता है ना, वो पहले स्टेबल रहता है, फिर अचानक से हल्की सी ग्रोथ आती है। ठीक है, फिर हल्का सा डिप आता है, फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आती है, एंड देन वो फिर धीरे धीरे डिप होता चला जाता है। ठीक है, तो यही पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है। ठीक है, तो इस लेक्चर, ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझाया गया। जैसे जो फेज़ 1 था, यानी जब पॉपुलेशन फेज़ 1 में कैसा था, फिर फेज़ 2 में कैसा था, फेज़ 3 में कैसा था, फेज़ 4 में कैसा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसा था। जैसे फेज़ 1 क्या होता है, फेज़ 1 1901 से 1921 तक होता है। ठीक है, 20 साल का। ठीक है, 20 साल का पीरियड होता है इसमें। ठीक है, 1901 से 1921 में जो हमारा ग्रोथ था हमारी पॉपुलेशन का, वो स्टेशनरी था। ठीक है, आप नाम याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फेज़ 1 को किस नाम से जाना जाता है। स्टैग्नेंट एंड स्टेशनरी फेज है ये, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन ना हमारी ग्रो कर रही है ना डिप जा रही है, रुकी हुई है एक जगह पे। ठीक है, ग्रोथ रेट, ठीक है, ग्रोथ रेट जो था लो था, इवन निगेटिव था। ठीक है, कई जगहों पे, कई 2 स्टेट है हमारे इंडिया के, वहाँ पे निगेटिव ग्रोथ रेट भी था। ठीक है, बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था। ठीक है, पुअर हेल्थ केयर था इस टाइम पे, इलिटरेसी थी, मतलब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज था। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, मैं जो सैम्पल जो गेस्ट पेपर कराए हैं आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फेज़ 2 की बात करूं तो फेज़ 2 यहाँ पे ये गलत बोला गया है। ठीक है, 1921 से लेके 1951 तक था। ठीक है, और फेज़ 3 जो था 1951 से लेके 1981 तक था। ठीक है,
तो फेज़ 2 जो था इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ। स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है इसमें पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी, ठीक है। ये पहले जो फेज़ था उसमें बहुत स्टेबल थी पॉपुलेशन, फिर देन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुई, जैसा मैंने बताया था ना, धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है, और फिर अचानक से और बहुत बढ़ जाएगी। यही होता है यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में, ठीक है। पीरियड ऑफ फेज़ 2 में क्या था, पॉपुलेशन स्टडी थी, स्टडी ग्रोथ हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ रही थी, ठीक है। इस फेज में क्या होता है, जो हेल्थ केयर होता है ना, हेल्थ केयर इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट घट जाता है, ठीक है, यानी मरने वालों की संख्या कम हो जाती है और फर्टिलिटी रेट उतनी ही रहती है। तो इससे क्या होता है, जो मरने वाले कम हो जाते हैं और फर्टिलिटी रेट ज़्यादा रहती है, तो जो पॉपुलेशन होता है वो बढ़ता जाता है यहाँ पे, ठीक है, बढ़ रहा होता है धीरे 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 धीरे, ठीक है। वही फेज़ 1 में था, दोनों का हाई थे, मतलब जितने लोग पैदा हो रहे थे उतने लोग मर रहे थे, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो मतलब नॉर्मल था, ठीक है, ग्रोथ रेट लो था यहाँ पे। और फेज़ 3 क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है, कॉज्ड बाय रैपिड फॉल इन मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पे बहुत जो हमारा मोर्टेलिटी रेट होता है, यानी मरने वालों की जो संख्या होती है ना, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हेल्थ केयर इंप्रूव होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। हाई फर्टिलिटी रहती है, ठीक है, फर्टिलिटी रेट हमेशा हाई रहती है यहाँ पे, तीनों सेक्टर में हाई थी, यहाँ पे 2 सेक्टर फेज में हाई थी, ठीक है। और क्या क्या रीज़न थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेड विथ प्रॉपर प्लानिंग। इससे पहले क्या होता था, 1951 से पहले देखोगे आप, ब्रिटिश इंडिया था, हुआ करता था, ठीक है। तो वो जो डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करते थे वो ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, लेकिन क्या हुआ, जब इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को, तो उसके बाद जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम थे वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट किए जाने लगे, अच्छे से इंप्लीमेंट किए जाने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन को और ज़्यादा बूम मिला, यानी पॉपुलेशन और ज़्यादा ग्रोथ मिली, ठीक है। इसी बीच में आपने देखा होगा माइग्रेंट्स, यानी जो हमारा पाकिस्तान से जो माइग्रेंट आए थे इंडिया में, बांग्लादेश से जो माइग्रेंट आए थे इंडिया में, ठीक है, उनकी वजह से भी इस टाइम पे पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ था, ठीक है। तो माइग्रेंट इज ऑल्सो द प्रोमिनेंट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो अगर फेज़ 4 की बात करें तो फेज़ 4 कहाँ है, ठीक है, 1981 से लेके अभी तक जो फेज़ चल रहा है इसी को हम बोलते हैं फेज़ 4, ठीक है। ग्रोथ रेट इस टाइम पे भी हाई है, स्टिल हाई, ठीक है, बट अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन एज ऑफ मैरिज एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। बट ग्रोथ रेट तो हाई है, बट ये धीरे धीरे अफेक्ट हो रहा है, किसकी वजह से, जो शादियों का एज बढ़ता जा रहा है, मतलब पहले लोग 23-24 में शादी कर लेते थे, अब 30 में शादी कर रहे हैं, तो उतने बच्चे हो नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो हमारा पॉपुलेशन है ना, धीरे धीरे अब डिप जाएगा। मैंने ट्रांजिशन थ्योरी में क्या बताया था, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में मैंने बताया था, किसी रीजन का पॉपुलेशन पहले आराम से धीरे वो रहता है, ठीक है, स्टेशनरी रहता है, कोई बढ़ता घटता नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, धीरे से थोड़ा सा बूम आता है, ठीक है, फिर अचानक से और ज़्यादा बूम आता है, फिर धीरे धीरे ये डाउन चला जाता है। तो इंडिया का भी यही फेज़ आने वाला है, अभी भी हमारी पॉपुलेशन बूम कर रही है, एक्सप्लोड कर रही है, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे आप देखोगे हमारी पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और 1961 में बोला जाता है, 1961 बोल रहा हूँ 2061 में, ठीक है, 2061 में इसके बाद हमारा जो फेज़ होगा वो डाउन वाला हो जाएगा, ठीक है, डिप वाला फेज़ होगा हमारा। इसके बाद हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो पॉपुलेशन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप काम करते रहिए। चलो अगर लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन की बात करूं, ठीक है, लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन की बात करूं मैंने एनसीईआरटी खोल रखी है, आपकी एनसीईआरटी से लाइन वाइज मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके साथ गद्दारी नहीं करा, ठीक बा। तो अगर लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन की बात करूं तो जो इंडिया में है इसमें 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। हाईएस्ट कौन सी है, हिंदी, ठीक है। लोएस्ट कौन सी है, संस्कृत एंड कश्मीरी, ठीक है, लिंग्विस्ट ये है, ठीक है। और जो लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन होता है ना, इसकी कोई एक वाटर टाइट बाउंड्री नहीं होती, ठीक है, नॉट वाटर टाइट बाउंड्रीज, ठीक है, नॉट वाटर टाइट बाउंड्रीज, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक लैंग्वेज सिर्फ एक ही रीजन में बोली जा रही है, वो लैंग्वेज और सारे रीजन में भी धीरे धीरे फैलती है, ठीक है। तो इसका कोई वाटर टाइट नहीं होता कि ये एरिया में ये बोली जाती है, ये एरिया में ये बोली जाती है, वो वाटर टाइट कोई भी सेपरेशन नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो बुक जो चैप्टर नंबर 1 था, इससे हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लिए। चैप्टर 2 जो ह्यूमन सेटलमेंट है, इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं भाई, इससे सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा मुझे, टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट, ठीक है। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ।
हाँ, तो अगर हम टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो इंडिया के जो रूरल एरिया हैं वहाँ पे जो सेटलमेंट का पैटर्न है वो किस तरह का है, मतलब लोग साथ साथ रहना पसंद करते हैं या लोग दूर दूर रहना पसंद करते हैं, ये सब देखना हम देखते हैं इसमें, ठीक है। जो कि चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट से रिलेटेड है, तो हम सेटलमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हम देखते हैं टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट में, ठीक है। तो जो रूरल सेटलमेंट होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। अब ये 4 तरह के क्यों होते हैं, उनके पीछे 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला फिजिकल फैक्टर, दूसरा कल्चरल फैक्टर एंड तीसरा सिक्योरिटी फैक्टर। इन तीनों को हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहला जो फिजिकल फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर का मतलब होता है जैसे अगर प्लेन एरिया होगा, जैसे हमारा एलिवेल प्लेन्स है, यानी हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, जिसमें यूपी बिहार का आप देखोगे तो जो प्लेन एरिया है, फर्टाइल एरिया है, यहाँ पे क्या होता है समतल जमीन है, ठीक है, प्रॉपर समतल जमीन है, तो जो घर होते हैं ना पास पास बन जाते हैं, ठीक है, पास पास बन जाते हैं, ठीक है। अगर वहीं पहाड़ों की बात करें जैसे उत्तराखंड में आप देखोगे एक घर इस पहाड़ पे तो दूसरा घर उस दूसरे पहाड़ पे, तो जो हाउस के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो फिजिकल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमन रूरल सेटलमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अगर हम कल्चरल फैक्टर की बात करें तो इसका मतलब होता है आप देखोगे कि गाँव में ना कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो सिर्फ एक ही कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक एरिया होगा यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण रहेंगे, ठीक है, फिर एक एरिया होगा जहाँ पे सिर्फ ठाकुर रहेंगे। तो ऐसे ऐसे पर्टिकुलर एरिया मार्क होते हैं, मतलब एक ही जगह पे झुंड बना के, मतलब जो ऐसे ना मतलब एक झुंड बना के बोल रहा हूँ, मतलब आप समझ रहे हो कि गुच्छा होता है घरों का, ठीक है, मतलब उनको हमारे लैंग्वेज में पटीदार बोलते हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे डकैतों का दिक्कत हो, ठीक है, अभी इसमें पढ़ेंगे, डकैतों की दिक्कत हो, जहाँ पे चोरी होने का दिक्कत हो, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा साथ रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर हो गए जिनकी वजह से अलग अलग तरीके के रूरल सेटलमेंट होते हैं। अब हम चारों रूरल सेटलमेंट के टाइप्स को देख लेते हैं। पहला है क्लस्टर्ड सेटलमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ड एरिया, यानी जो इनका घर होता है ना वो बहुत कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ड होता है, मतलब सटे सटे घर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होता है लिविंग एरिया सेपरेट फ्रॉम फार्म्स, ठीक है, यानी जहाँ पे लोग रहते हैं उनके पास में उनका खेत नहीं होता, मतलब खेत दूर होता है, ठीक है, खेत दूर होता है। आप जितने यूपी वाले होंगे, ठीक है, वो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो फार्म्स होते हैं यानी जो खेत होते हैं वो दूर दूर होते हैं और उनके घर एक साथ सबके साथ सटे होते हैं, ठीक है, ये होता है। अब जैसे अगर आप यूएस में देखो, कोई मूवी में अगर आपने देखा होगा यूएस में यानी अमेरिका में, वहाँ पे क्या होता है घर होता है, फिर उसके जस्ट बगल में उनका खेत होता है बड़ा सा। लेकिन इंडिया में यूपी में तो जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता, ठीक है, दूर दूर ही खेत होता है, खेत होते हैं, फार्म्स होते हैं हमारे, ठीक है। कई लोगों के होते होंगे भाई जो जिनके पास पैसा है वो अपने घर के पास खरीद लेंगे। तो ये कोई वो नहीं बता रहा ना भाई कि कोई एकदम वाटर टाइप सेपरेशन है कि ये है तो है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे यूपी में कई ऐसे घर हैं जो अकेले बने हुए, ठीक है, इनके अगल बगल कोई घर ही नहीं है तो अकेले ही खड़े हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना आप, सिर्फ आप इनको तो सिर्फ आप ऐसे पढ़ लो कि एग्जाम में देना है आपको, ठीक है। स्ट्रीट प्रेजेंट सम ज्योमेट्रिकल शेप्स, यानी जो इनकी स्ट्रीट्स होती हैं वो किसी ना किसी ज्योमेट्रिकल शेप में होती हैं, जैसे या तो रेक्टेंगुलर होंगी, ऐसे ही स्ट्रीट्स हो गई, यहाँ पे घर बने होंगे चारों तरफ, ठीक है, कोई ज्योमेट्रिकल शेप ये प्रेजेंट करती हैं, ठीक है। जनरली कहाँ पे फाउंड होते हैं ये एलिवेल सॉइल्स में, यानी जो मैंने बताया ना कि जो फर्टाइल लैंड है इंडिया का नॉर्दर्न बेल्ट, जहाँ पे यूपी आ गया, बिहार आ गया, झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला एरिया थोड़ा सा आ गया, ऊपर वाला एरिया, ठीक है, तो ये सब आ गया, ठीक है। और बुंदेलखंड और जो नागालैंड है यहाँ पे भी क्लस्टर्ड सेटलमेंट पाया जाता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, यानी नागालैंड में जो होती है वहाँ पे मे बी चोरी होती है या फिर वहाँ पे आतंकियों का खतरा होता है, वहाँ पे लोग साथ में रहना प्रेफर करते हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से कि अगर कुछ हो तो हम मतलब साथ में मिलके उसका जो भी सॉल्यूशन हो वो निकाल सकें, ठीक है। अगर हम और बात करें तो जो राजस्थान में लोग ऐसे क्यों रहते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट, क्योंकि वहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, मतलब पानी की कमी है वहाँ पे, तो लोग साथ में रहना वहाँ पे प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरे नंबर के दूसरे वाला को बताऊँ, दूसरे वाला जो है जो दूसरा टाइप है वो है सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, ठीक है। सेमी क्लस्टर्ड का मतलब होता है यहाँ पे मतलब क्लस्टर्ड सेटलमेंट होते हैं, मतलब साथ साथ लोग रहते हैं, बट कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं साथ में, ठीक है, कुछ लोग फिर यहाँ पे रहते हैं साथ में, ठीक है। तो ऐसा होता है सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्यों होता है, ड्यू टू सम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जैसे कुछ जातियां हैं जिनकी एक दूसरे से नहीं पड़ती है, तो कुछ यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, कुछ यहाँ पे रहेंगे, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। जो डोमिनेंट प्लेयर होगा यानी जो मजबूत होगा वो जो विलेज का जो सेंटर पार्ट होता है, यानी जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ पे उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। बेसिकली ये कहाँ पे पाए जाते हैं, गुजरात में और राजस्थान में, ठीक है। हेमलेट सेटलमेंट की बात करें, ठीक है, तो हेमलेट सेटलमेंट क्या होता है,
ये सेटलमेंट फ्रेगमेंट इनटू सेवरल यूनिट्स बट बियरिंग अ कॉमन नेम। आप देखते होगे जैसे मान लो एक ये गांव है, ठीक है, एक गांव है पूरा हमने बनाया गांव। कुछ जो सेटलमेंट होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है, कुछ गुच्छे गाँव घरों के यहाँ पे हो गए, फिर यहाँ पे हो गए, ठीक है, फिर यहाँ पे हो गए, ठीक है, फिर यहाँ पे हो गए। ये क्या होगा, फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट हो गया, ठीक है। बट ये पूरा गांव एक ही है, ठीक है, पूरा गांव एक ही है, ठीक है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, इसको हम हैमलेट सेटलमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, ये होता है सोशल एंड एथनिक फैक्टर की वजह से, क्योंकि इनका जो एरिया है ये यहाँ पे है, मतलब इनके जो घर वाले हैं, इनके जो जाति के हैं यहाँ पे रहेंगे, फिर इनके लोग यहाँ पे, फिर इनके लोग यहाँ पे, इनके लोग यहाँ पे, ठीक है, समझ में आगे बात। इनको अगर लोकल लैंग्वेज में बात करें तो लोकल लैंग्वेज में पन्ना बोला जाता है, पारा बोला जाता है, पाली, नाला, दाही, इनको ऐसा बोला जाता है। और हमारे यहाँ टोला बोला जाता है, ठीक है, टोला हमारे साइड में, ठीक है, टोला है ये टोला, ये बबनान टोला, ये वो टोला, ठीक है, जो भी है आपका, ठीक है। डिसअपियर्ड सेटलमेंट की बात करें तो ये तो मेघालय में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और केरला में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके पीछे कौन रीज़न होता है, इनके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है नेचुरल फैक्टर। जैसे पहाड़ होते हैं तो पहाड़ों पे घर एक साथ बनते नहीं है कई जगहों पे, तो एक यहाँ पे है, एक दूसरे पहाड़ पे है, ठीक है। तो इंटर हाउस डिस्टेंस जो होता है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो चैप्टर 2 भी खत्म है यहाँ पे। चैप्टर 3 की बात करें तो 1 मिनट में पानी पी लूँ थोड़ा सा। चैप्टर 3 जो है इससे आपके क्रॉप्स पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो हैं, और इंडियन एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या है, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन भाई, 5 नंबर के। देखो आप बहुत सारे मैंने गेस्ट पेपर देखे, वहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन थे इससे। तो गेस्ट पेपर इन द सेंस आप PYQ की बात कर रहे हो, ठीक है। क्रॉप्स की बात करें तो इंडिया में बेसिकली 3 तरह के क्रॉप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप्स, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं, जो मॉनसून सीजन में ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। इनको बोया कब जाता है, जून से जुलाई में, ठीक है। हार्वेस्ट कब होते हैं, सितंबर से अक्टूबर में, ठीक है। इनके एग्जाम्पल याद रखना, कुछ एग्जाम्पल आप याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछ दिए जाते हैं। जैसे MCQ इससे पूछा जाता है, ठीक है, MCQ पूछ दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा रबी क्रॉप है, कौन सा खरीफ क्रॉप है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में राइस, मेज़, मिलेट्स मतलब जो चारा होता है ना, जौ और बाजरा, रागी, ठीक है, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस एंड ग्राउंडनट्स, ये हो गए हमारे खरीफ क्रॉप, ठीक है। अगर मैं रबी क्रॉप्स की बात करूं तो जो विंटर सीजन में बोए जाते हैं और काटे कब जाते हैं, ये मार्च अप्रैल में काटे जाते हैं। यानी आप इस टाइम पे देख लेना, इस टाइम पे कौन होते हैं, इस टाइम पे क्या काटा जाता है, मस्टर्ड, ध्यान रखना, वीट, बार्ली, पीज यानी जो मटर के दाने होते हैं, और ग्राम्स, ठीक है, चने, ठीक है। जायद क्रॉप जो समर क्रॉप्स होते हैं, जो रबी और खरीफ के बीच में बोए जाते हैं, यानी जो मार्च से जून में के बीच में बोए जाएंगे, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप्स। इसमें से देखना आप जितने भी हैं कुछ मैक्सिमम पानी वाले हैं, जैसे वाटरमेलन में पानी होता है, मस्क मेलन में होता है, कुकम्बर में होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये टॉपिक यहाँ पे एंड इसको आप इसे क्वेश्चन MCQ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पूछ लेगा कि ये कौन से क्रॉप हैं, ठीक है, खरीफ है या रबी है, ठीक है। अगर मैं प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर की बात करूँ तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। जैसे इसको मैंने ऐसे बॉक्सेस में बांट रखा है। अब इसको आप अपने मन से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। एंड साथ में मैं बोल रहा हूँ कि NCERT के बॉक्स को, NCERT जो है ना आपकी बुक या फिर आपके जो नोट्स हैं उनको खोल के रखना, ठीक है। आप इंडियन एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो तो आप ऐसा किसान इसको सोचना, अपने आप को एक फार्मर इमेजिन करो और आप बताओ कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहली जो प्रॉब्लम होगी आपको, वो प्रॉब्लम होगी कि इंडिया में जितने 67% की जो पॉपुलेशन है ना, जितना भी एग्रीकल्चर है वो मॉनसून पे बेस्ड होता है, ठीक है, मॉनसून पे बेस्ड होता है, ठीक है। मॉनसून पे क्यों बेस्ड होता है, क्योंकि इंडिया में इतनी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। इरिगेशन बहुत अच्छा लेवल का नहीं है हमारे पास। 67% जो एग्रीकल्चर है वो हमारा मॉनसून है। अगर मॉनसून बिगड़ गया तो हमारा एग्रीकल्चर खराब, ठीक है, किसान बहुत सारे आत्महत्या करने लगेंगे, ठीक है। अगर मैं प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करूं तो जो यील्ड्स ऑफ क्रॉप है, यानी यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स इज लो इन कंपेयर टू इंटरनेशनल लेवल। यानी आपने सुना होगा HYV सीड्स, ठीक है, HYV सीड्स आपके बारे में, HYV सीड्स के बारे में आपने सुना होगा। इनका क्या होता है, जैसे एक बीज से, ठीक है, एक जो सीड्स होता है वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है।
तो उनका जितनी अच्छी हाई वैराइटीज़ की जो सीड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। लेकिन मतलब थोड़ा सा ही आप सीड्स लोगे और उसको जब बो दोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्ट निकाल के देंगी। बट इंडिया में जो हम सीड्स यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल के कंपेयर में बहुत कम प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई। तीसरी प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ तो तीसरी प्रॉब्लम क्या है, मॉडर्न एग्रीकल्चर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यानी इंडिया में जो अभी मॉडर्न एग्रीकल्चर आपने देखा कहाँ है, मॉडर्न एग्रीकल्चर आप कोई अगर हॉलीवुड की मूवी देखोगे तो वहाँ पे देखोगे आपकी भाई अलग ही लेवल का वहाँ पे चल रहा है, जो अलग अलग तरीके की मशीनें यूज़ होती हैं एग्रीकल्चर में वहाँ पे, ठीक है। लेकिन इंडिया में जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो अभी है या नहीं। यहाँ पे आप गाँव में कई जगह अभी भी देखोगे तो बैलों से खेतों की जुताई की जाती है, ठीक है। तो बहुत यहाँ पे मॉडर्न एग्रीकल्चर बहुत महंगा है, उसकी वजह से हमारे जो फसल है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, ठीक है। जितना आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाओगे उतना आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो कॉस्ट होती है लेबर कॉस्ट वो कम होती जाएगी, ठीक है। और मैं प्रॉब्लम नंबर 4 की बात करूँ तो लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास एक छोटी सी टुकड़े हैं, ठीक है। तो अगर लैंड रिफॉर्म्स आता तो ये जितनी ज़मीनें हैं ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका, ठीक है। तो ऐसा है नहीं, तो कुछ लोग कमा के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत पीछे ही रह जाते हैं, ठीक है। अगर मैं 5वीं बात करूँ प्रॉब्लम तो लैक ऑफ कॉमर्शलाइजेशन। कॉमर्शलाइजेशन का मतलब होता है इंडिया में आज भी ज़्यादातर लोग ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जो सिर्फ खाने के लिए काम आते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया। ज़रूरी है ये सब ग्रो करना क्योंकि पेट भी पालना है सबका, ठीक है। बट जो कॉमर्शलाइज्ड क्रॉप्स हैं जैसे कॉटन हो गया, ठीक है, कॉटन जो बहुत महंगा मिलता है, ठीक है, मार्केट में, वो सब का जो कॉमर्शलाइजेशन है, जो हम बेच के जो जिससे अच्छा खासा पैसा है वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं होता है इंडिया में, ठीक है। तो कॉमर्शलाइजेशन की वजह से भी प्रॉब्लम है इंडिया में, ठीक है। अगर मैं छठी प्रॉब्लम की बात करूँ तो छठी प्रॉब्लम है स्मॉल फार्म्स साइज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ठीक है। जैसे आप कुछ लोग उसको रिलेट करोगे, जैसे आपके फैमिली का जो फार्म साइज है वो पहले से ही छोटा है, ठीक है। एंड जैसे आपके बाबा थे उनके पास इतना ज़मीन था, ठीक है। एंड फिर आपके पापा 3 भाई हो गए, तो यही लैंड को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब एक ही लैंड को अब हम 3 पार्ट में देखेंगे, ठीक है। अभी हम इसी लैंड को 3 पार्ट में देखेंगे, तो पहले से ही स्मॉल साइज था एंड एंड में आप फ्रेगमेंट कर देते उसी पार्ट को 3 पार्ट में, उसी लैंड को 3 पार्ट में। तो इससे क्या होता है, इससे एग्रीकल्चर पे वो पड़ता है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है उससे, क्योंकि अब ये अलग उगाएगा तो छोटा पड़ेगा इसको, फिर ये अलग उगाएगा, ये अलग उगाएगा, तो इससे क्या होता है, छोटा होता जाता है फार्म का साइज, ठीक है। ये हो गया। और अगर मैं 7वीं प्रॉब्लम की बात करूँ, एंड प्रॉब्लम की, तो वो है वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ज़रूरत है एग्रीकल्चर में 3 लोगों की काम कर रहे हैं लोग, वहाँ पे 10 लोग, तो इसको हम बोलते हैं वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अरे तेरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वास्ट अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ें, आगे बढ़ें। वाटर सेट मैनेजमेंट, इसमें से पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एंड इमर्जिंग वाटर पोल्यूशंस, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें हम देख लेते हैं एक एक को, ठीक है। वाटर सेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये पहले हम देख लेते हैं। इफिशिएंट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। इसका वाटर सेट मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है वो, ठीक है, क्या है, इफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। मतलब हमें जो सरफेस वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है, इसको बचाना, ठीक है। इसका एम क्या होता है वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम का, इट्स एम टू ब्रिंग बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्स एंड सोसाइटी, ठीक है। जो नेचर और सोसाइटी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना इसका वो काम होता है, ठीक है। जो सक्सेस होता है वाटर सेट मैनेजमेंट का वो हाईली डिपेंड ऑन अपॉन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी जितने लोग वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे, उतनी ज़्यादा ये सक्सेस होगा, ठीक है। तो सक्सेस ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम लार्जली डिपेंड अपॉन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। आपके बुक में 3 वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम दिए हुए हैं, हम देख लेते हैं तीनों को एक एक करके। पहला है हरियाली, ठीक है। हरियाली का क्या है, हरियाली एक सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाने वाली एक वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। इसका जो मेन वो है एम है, वो है कि जो रूरल पॉपुलेशन है ना उसको ये बताया जाए, उसको समझाया जाए कि आप जो पानी है ना उसको कंजर्व करिए, यानी बचाइए, किसके लिए, इरिगेशन के लिए, ठीक है, इरिगेशन के लिए एंड ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है।
इसको हरियाली जो प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, इसको जो ग्राम पंचायत है वो इम्प्लीमेंट करती है विद पीपल पार्टिसिपेशन, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ जो प्रोग्राम है वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, वो है नीरू मीरू। नीरू का मतलब होता है वाटर, ठीक है, मीरू का मतलब होता है यू, ठीक है, नीरू मीरू वाटर एंड यू, ठीक है। और एक और प्रोग्राम है अवारी पानी संसद, ठीक है, अरवारी, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, अरवारी पानी संसद, ठीक है, अरवारी पानी संसद इसको बोलते हैं, ठीक है। ये है एक जो नीरू मीरू है, ये आंध्र प्रदेश का प्रोग्राम है, और जो ये अरवारी पानी संसद है ये है अलवर का, राजस्थान का, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों प्रोग्राम के वजह से क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है उसने बहुत तरह के मतलब अलग अलग तरीके के वाटर हार्वेस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बनाए, जैसे पॉन्ड्स हो गए, डैम्स हो गए, ठीक है। पॉन्ड्स मतलब जैसे कई जगह गड्ढा कर दिया तो उसमें क्या होता है, जब बारिश का पानी आता है तो उसमें इकट्ठा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी चार्ज होता है और यहाँ पे पानी भी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर इस प्रोग्राम के थ्रू हमने बनाए थे यहाँ पे, ठीक है, आंध्र प्रदेश में और अलवर राजस्थान में, ठीक है। अगर मैं एक और बात करूँ वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम की, तो वो है तमिलनाडु गवर्नमेंट का प्रोग्राम, जिसने जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है ना उसको हर हाउस में कंपलसरी कर दिया, यानी जितने भी घर बनेंगे तमिलनाडु में उनके अंदर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर ज़रूर होगा, बिना उसके कोई भी कंस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे तमिलनाडु गवर्नमेंट का। चलो अगर एक मिनट और कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। इमर्जिंग वाटर पॉल्यूशन ये जो था, ठीक है, इमर्जिंग वाटर पॉल्यूशन, ये सिर्फ आप बुक में इसकी जो लाइन है ये देख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें जो आप पैराग्राफ पढ़ोगे उसमें से कुछ जो की वो है ना की वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर लेना और उसको थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ गया। ये जो चैप्टर है इससे मैंने अभी तक क्वेश्चन बहुत रेयरली देखे हैं, रेयरली का बहुत क्या बोलते हैं, बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन देखे हैं और आप इजीली कर सकते हो। इसमें से जो एक मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट लगा वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। जब आप बुक अपनी खोलोगे तो जो दूसरे पेज पे ही जो है ना, दूसरे पेज पे ही जो ये चैप्टर खोलोगे तो उसमें दूसरे पेज पे ही ये 3 रीजन दिए हुए हैं, ठीक है, तीन रीजन्स दिए हुए हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आप सिर्फ रीड करना और थोड़ा समझ लेना कि जो नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेटूज हैं इसमें किस तरह के मिनरल्स होते हैं, ठीक है, साउथ वेस्टर्न प्लेटूज है इसमें किस तरह के मिनरल्स मिलते हैं, और जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है इनमें किस तरह के मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में, और ये आप रीडिंग करके जाना, ठीक है, ये आप रीड कर लेना और थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। इससे सिर्फ मुझे एक ही गेस्ट पेपर में यानी एक ही PYQ में मुझे क्वेश्चन मिले, इसलिए मैं इसको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। बट आप देख के जाना जरूर, 100% इस बार देख के जाना, क्योंकि CBSE कई साल तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछ रही, इस बार पूछ देगी तो दिक्कत होगी, ठीक है। अगर मैं चैप्टर 6 की बात करूँ तो प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया का कंटेक्स्ट, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है आपका। इसमें से मे भी शायद कोई केस स्टडी है, बुक में देख लो आप, ठीक है, एक कोई केस स्टडी है उससे क्वेश्चन आ जाता है, वो केस स्टडी दे दिया जाता है और उससे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ऐसा पैसेज, ठीक है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1 मिनट मैंने ये लगाया था, ठीक है, हाँ ठीक है। इसमें से पहला है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, दूसरा है इंदिरा गांधी कैनाल और तीसरा है मेजर फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन तीनों को एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला ये देख लेना, ठीक है, इसमें से हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, फिर एक कोई है ड्रॉन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसा कुछ है ना, तो थोड़ा सा देख लेना आप उसको भी, ठीक है। मैं हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम करा देता हूँ, ठीक है। ये कब लाया गया था हिल एरिया जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये 5th जो 5 ईयर प्लान था, यानी जो 5th 5 ईयर प्लान था हमारा, उस टाइम पे लाया गया था। इसमें 15 डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं, किसके, कहाँ के, उत्तराखंड के, असम के और वेस्ट बंगाल के, इन तीनों जगहों के स्टेट्स के 15 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होते हैं, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में ले आया जाएगा, ठीक है, उस एरिया को। उसमें क्या बोला गया है, जो नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया है, ठीक है, जो नेशनल कमेटी है जो बैकवर्ड एरिया को डेवलपमेंट का काम करती है, उसने 1981 में रिकमेंड किया था कि ऐसे हिल एरिया यानी ऐसे जो पहाड़ी एरिया हैं जो 600 मीटर से ऊपर हैं, ठीक है, 600 मीटर से ऊपर है, यानी पहला कंडीशन हो गया, ठीक है, एंड
नॉट कवर अंडर ट्राइबल सब प्लान, यानी दूसरा हो गया, यानी वो किसी ट्राइबल सब प्लान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे बैकवर्ड हिल एरिया, ठीक है। समझ में आ गई बात। बैकवर्ड हिल एरिया हम दो तरीके कंडीशन जब फुलफिल होगी तब हम बोलेंगे। पहला, वो हिल एरिया 600 मीटर से ऊपर पे होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन, वो ट्राइबल सब प्लान के अंडर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड हिल एरिया बोलेंगे। और इसको किसने बनाया था, नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, ठीक है, 1981 में रिकमेंड किया था इन्होंने, ठीक है। इसमें क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, ठीक है। पहला, ऑल प्लान वेयर ड्रॉन कीपिंग इन द व्यू ऑफ ट्रोपोग्राफी, इकोलॉजी, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। मतलब इस एरिया में जितने भी डेवलपमेंट किए गए हैं वो यहाँ की टोपोग्राफी को देख के, इकोलॉजी को देख के डेवलपमेंट किए गए हैं। जैसे कोई रोड बनाना है तो ऐसे पहाड़ों को काटा गया है कि पहाड़ों को कोई चोट ना पहुँचे, मतलब चोट क्या बोलो, पहाड़ों को मतलब कोई वो ना हो, दिक्कत ना हो कि बाद में पहाड़ खिसक जाएं, ठीक है। तो ये सब देख के बहुत कीपिंग साथ में बहुत ध्यान से इनको इम्प्लीमेंट किया गया ऐसे प्रोग्राम्स को, ठीक है। दिस प्रोग्राम एम एट इनहेंसिंग द इंडिजिनस रिसोर्सेज ऑफ हिल एरिया थ्रू डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इन एरिया में जो इनका इंडिजिनस रिसोर्स है ना, जैसे पहाड़ों में देखो कि बहुत अच्छी घासें होती हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छे फ्लावर्स यानी फूल सूख जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया गया है, प्लांटेशन को और एनिमल हस्बेंड्री को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, ठीक है। अगर मैं इंदिरा गांधी कैनाल की बात करूँ, ठीक है, इसको पहले प्रीवियसली नोन एज राजस्थान कैनाल, ठीक है, लार्जेस्ट कैनाल नेटवर्क इंडिया का, ठीक है, डिज़ाइन बाय कन्वर सैन, ठीक है। इसको डिज़ाइन किसने किया था, कन्वर सैन ने डिज़ाइन किया था। ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, हरिका बैरक से होता है पंजाब में, ठीक है। और रन करता है पैरेलल थ्रू पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है, पाकिस्तान बॉर्डर के पैरेलल ये चलता हुआ जाता है, ठीक है। इसका टोटल लेंथ 9060 किलोमीटर है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि यार इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, बट आपके एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, ठीक है। तो 9060 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका जो कमांड एरिया है वो 19.63 लाख हेक्टेयर का है, ठीक है। मतलब इतने, जैसे कमांड एरिया क्या होता है, जैसे ये कोई नदी बह रही है, इसकी जो नदी बह रही है इससे कितना एरिया को आप वो कर सकते हो, इरिगेट कर सकते हो। तो जैसे ये, ठीक है, ये एरिया, तो इतना इसका कमांड एरिया हो गया, ठीक है। तो इस नहर का कमांड एरिया कितना है, 19.63 लाख हेक्टेयर किलोमीटर का, ठीक है। इसमें 2 स्टेज हैं, ठीक है। कमांड एरिया ऑफ स्टेज 1 जिसमें राजस्थान के गंगा सागर, हनुमान नगर और बीकानेर होते हैं, ठीक है। कमांड एरिया 2 में जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और अगर आपको देखना होगा तो अपने बुक में देख सकते हो, बाकी तो इतना काफ़ी है। और अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आपको बना के लिख देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं मेजर टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी बात करूँ तो इसमें पहला अगर आपको उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि हाउ टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा तो आपको 5 पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे और उससे ज़्यादा आप लिख ही सकते हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट करना है, अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। अब देख लो कि प्रमोट कैसे करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कैसे किया जाता है, ये देख लेते हैं हम। तो जो पहला जो स्टेप होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का वो होता है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर सेड मैनेजमेंट पॉलिसी, यानी जो वाटर सेड मैनेजमेंट पॉलिसी है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए ग्राउंड पे, ठीक है। दूसरा जो तरीका होता है अचीव करने का सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है इफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि जब इरिगेशन होता है अभी भी तो बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे जो ट्रेडिशनल जो इरिगेशन टेक्निक है उनको छोड़ के हमें मॉडर्न टेक्निक अपनाना चाहिए, जैसे डिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है, टू मिनिमाइज वाटर वेस्टेज, ठीक है। तीसरा, क्रॉपिंग पैटर्न शेल नॉट इंक्लूडेड वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, जैसे हमें ऐसे क्रॉप्स नहीं ग्रो करने चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता हो, ठीक है। आपको ऐसे प्लांट जैसे ग्रो करने चाहिए जैसे प्लांटेशन क्रॉप सच एस सिट्रस फूड्स, ठीक है। सिट्रस फूड जैसे जिसमें रस होता है, मे बी, ठीक है, रस होता है और वो खट्टा वाला रस होता है, ठीक है, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ग्रेप्स हो गए। ये कहाँ पे बुक 1 में याद रखना, बुक 1 में मैंने पढ़ा था मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, मेडिटेरियन रीजन जो है वहाँ पे वो ग्रो किया जाता है, ठीक है। चौथा है जो CAD है यानी कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो इसमें जो लीनिंग ऑफ वाटर कोर्स है, ठीक है, जो पानी का जो बहाव है, ठीक है, कोर्स जो एरिया है उसका वो धीरे धीरे जो बढ़ता जा रहा है उसको कम करना, ठीक है।
वाराबंदी सिस्टम क्या होता है, जो कैनाल है उसका जो पानी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पूरा जो कमांड एरिया सब में, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पानी का उसी को हम बोलते हैं वाराबंदी सिस्टम, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो रिड्यूस होगा वाटर का लॉस, ठीक है। अगर मैं 5th पॉइंट की बात करूँ तो ये है, द एरिया अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी शैल बी रिक्लेम्ड। यानी ऐसा जो एरिया है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता हो, वहाँ की जो सॉइल सैलिनिटी बढ़ती जा रही हो, उन एरिया को हमें सही करने की ज़रूरत होती है, उनको रिक्लेम करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। उस एरिया को उसका जो डिफ़ॉल्ट फीचर है, यानी जो उसका एक्चुअल वो है, ठीक है, रूप है, उसमें ले जाने की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर 6 की बात करें हम तो एफॉरेस्टेशन एंड कैचमेंट एरिया प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हम जब पेड़ लगाएंगे तो उससे क्या होगा, फॉरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। और फॉरेस्ट जब बढ़ेगा तो हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है, यानी जो हमारी वाटर साइकिल है, वो ठीक रहेगी, ठीक है। अगर मैं 7 की बात करूं, ठीक है, 7 की बात कराऊं तो लैंड शुड बी अलॉटेड टू पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड विथ एडिकेट फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर कल्टिवेशन लैंड, ठीक है। हमें जो पुअर पीपल है, यानी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, उनको हमें लैंड प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, विथ एडिकेट फाइनेंस। साथ में हमें उन्हें फाइनेंस भी करना चाहिए, और जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है वो भी उन्हें देना चाहिए, ताकि वो जो लैंड को हमने दिया है उनको उस पर कल्टिवेट कर सके, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है वो आएगी, ठीक है। अगर मैं 8 की बात करूं तो अलाइंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ विथ अदर सर्विस, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि सिर्फ एग्रीकल्चर में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट कर रहे थे, लेकिन जब हम एग्रीकल्चर को अदर सर्विसेज के साथ वो कर देंगे, ठीक है, अगर अदर सर्विसेज के साथ अलाइन कर देंगे तो इससे क्या होगा, जो इकोनॉमी का बेस है ना, वो उसका डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी। यानी इकोनॉमी सिर्फ एक जगह पे डिपेंड नहीं होगी, अलग अलग जगहों पे डिपेंड हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम आराम से ईजिली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। जैसे जो विलेज हैं उनको एग्रो सेंटर से वो करो, ठीक है, एग्रो सेंटर को मार्केट सेंटर से, ऐसे आप लिंकेज बिठा सकते हो, ठीक है। अगर मैं चैप्टर नंबर 7 की बात करूँ तो इसमें से रोड एंड ट्रांसपोर्ट आएगा, ठीक है। इसमें NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो पूरे इंडिया के हाईवे हैं उनको मेंटेन करती है, ठीक है। पूरे इंडिया के हाईवे को कौन मेंटेन करता है, NHAI मेंटेन करती है, ठीक है। इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो 4.7 लाख किलोमीटर का है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, ठीक है। जो बॉर्डर रोड है इसको कौन बनाता है, BRO बनाती है, ठीक है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो स्टेट्स हाईवे होते हैं इनको कौन मेंटेन करता है, इनको मेंटेन करती है स्टेट अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट। और जो सेंट्रल हाईवे होते हैं उसको गवर्नमेंट वो करती है रेगुलेट, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिख लो, ठीक है। जो स्टेट हाईवे होते हैं वो ये किसको कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं स्टेट की कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से, ठीक है। स्टेट हाईवे स्टेट की कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स कौन से होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट के और इंपॉर्टेंट जो नोड्स होते हैं उनसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और जितने बच्चे रोड्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं रूरल रोड्स में। इंडिया का जो 80% रोड नेटवर्क है वो रूरल कैटेगरी का ही है, ठीक है। समझ में आ गई बात। और मैं कुछ एक इसमें इंपॉर्टेंट बता दूं जिससे क्वेश्चन थोड़े से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल QUADRILATERL गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसको मेंटेन, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ NHAI के प्रोग्राम है, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोग्राम है, ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कितना लंबा है, 85846 किलोमीटर लॉन्ग। इसमें क्या होता है, इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, चेन्नई और कोलकाता को इनको कनेक्ट किया जाता है एक ही रोड से, ठीक है। और अगर मैं बात बताऊं तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इसका जो पूछा जाता है, इसका जो एंड जो टर्मिनल पॉइंट होता है, जो कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पे एंड होता है, तो ये नॉर्थ में स्टार्ट होता है श्रीनगर से,
श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एंड कहाँ पे होता है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है। अगर मैं ईस्ट वेस्ट की बात करूं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये स्टार्ट कहाँ पे होता है? ईस्ट में कहाँ से? सिलचर, सिलचर असम, ठीक है। एंड कहाँ पे होता है? पोर्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा, पोर्ट यानी जो समुद्री तट है, पोर्ट पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात। ये पता नहीं को जो पेन है मेरा वो स्लिप कर रहा है, हाथ से पसीना हो रहा है, ठीक है। पोर्ट सिटी है ये, ठीक है, पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी है ये पोरबंदर, इनको कनेक्ट करता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। और चलो रेलवे नेटवर्क्स की बात करूं मैं, तो रेल नेटवर्क्स के आपसे बेनिफिट पूछ लेगा कि रेलवे नेटवर्क्स के बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट लिखो, एफिशिएंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, यानी जब बहुत लंबी दूरी हमें तय करनी पड़ेगी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। लोअर कॉस्ट है, ठीक है। मास ट्रांसपोर्टेशन, हम बहुत बड़े लेवल पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सामानों को एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा हुआ है, आपको सिर्फ ऐसे थोड़ा सा रट लेना है या याद कर लेना है, ठीक है। आप इससे जाके एग्जाम में डायरेक्ट लिख के आ सकते हो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। कंपेयर टू जो रोड और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उससे रेलवे का कॉस्ट बहुत कम होता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है। रेलवे कंज्यूम लेस फ्यूल एज पर यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कार्बन एमिशन भी कम होता है इससे, ठीक है। रिड्यूस रोड कंजक्शन, ठीक है, यानी जो रोड पे जो ट्रैफिक आता है, बहुत ज़्यादा रोड चारों तरफ फैला हुआ है, वो उसको कम करता है इसकी वजह से, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, ठीक है। प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन कैसे इसे प्रमोट होगा? जैसे रेलवे जो है वो देश के लास्ट जो पार्ट है उसको देश के एंड स्टार्टिंग पार्ट से कनेक्ट करती है, तो इससे क्या हुआ? देश के जो इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, लोग एक दूसरे से जुड़ा पाते हैं, घूमते हैं, आते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। आपको मैं बता दूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी भर्ती होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा भर्ती रेलवेज में होती हैं, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पे वैकेंसीज होती हैं इसमें, ठीक है। अगर मैं सेकंड लास्ट बताऊं तो सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स, रेलवेज फार्मर्स भी अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ वाले हैं वो भी अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। ऑल वेदर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कोई भी वेदर हो, जैसे अब बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है तो आप घर से निकलोगे नहीं अपनी गाड़ी लेके, और बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है तो जो प्लेन है वो भी टेक ऑफ नहीं करती है। बट रेलवे क्या है, रेलवे तो किसी भी मौसम में चलता है, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। कुछ मैं बताऊँ तो रेलवे जोन्स और उसके हेडक्वार्टर आप याद कर सकते हो, जैसे सेंट्रल का जो सेंट्रल जोन है रेलवे का, उसका मुंबई CST है, ठीक है। ईस्टर्न का कोलकाता है। इसमें से कुछ आप याद कर लो, मतलब 5 से 6 याद कर लो, ठीक है, 5 से 6 याद कर लो, इतना काफ़ी हो जाएगा। इससे एक क्वेश्चन मैंने देखा था इसलिए लगा दिया था यहाँ पे, ठीक है। और जो रेलवे का ट्रैक है ना, जो रेलवे का ट्रैक है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसके विड्थ के अकॉर्डिंग, यानी उसको जो चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ब्रॉड गेज, ठीक है, ब्रॉड के गेज क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच का वो 1.67 मीटर्स तक का होता है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस 1.67 मीटर तक का होता है, ठीक है। और द टोटल लेंथ, ऐसे जो गेज हैं इनकी इंडिया में टोटल लेंथ है 63,950 किलोमीटर्स, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में यही पाए जाते हैं ब्रॉड गेज, ठीक है। मीटर गेज क्या होता है, इनके जो डिस्टेंस होता है ये 1 मीटर से कम होता है, ठीक है, बिटवीन 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर के आसपास में होता है, ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ है इंडिया में वो है 2400, मतलब 2402 किलोमीटर, ठीक है। जो नैरो गेज होते हैं, ठीक है, ये हिली एरिया में पाए जाते हैं, और इनका जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.7262 मीटर से 0.610 मीटर तक का होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। इससे क्वेश्चन MCQ ही बनते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अगर इसी में एक मैं बात करूँ तो इसमें नेशनल वाटरवेज हैं, थोड़ा सा 5 ही नेशनल वाटरवेज हैं, थोड़ा सा इनको भी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है एक ही सेट में, तो मैं इसको भी नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है।
NHW यानी नेशनल वाटरवे 1 कौन सा है, ये है इलाहाबाद से हल्दिया तक का, ठीक है, 20 किलोमीटर का, ठीक है। इसमें तीन पार्ट हैं, तीन डेवलपमेंट वो हैं, ठीक है। पहला हल्दिया से फरक्का तक, ठीक है, दूसरा फरक्का से पटना तक और तीसरा पटना से इलाहाबाद तक, ठीक है। नेशनल वाटरवे 2 की बात करूं तो ये सदिया से डुबरी तक है, ठीक है। कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है असम का, वहाँ से, ठीक है, डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ तक, और ये जाती है बांग्लादेश तक, ठीक है। कोत्तापुरम और कोल्लम जो NW3 है, नेशनल वाटरवेज 3, ठीक है, कोत्तापुरम से कोल्लम तक स्ट्रेच है, ठीक है, ये देख लेना आप, ठीक है। और जो NW4 है, NH4 बार बोल रहा हूँ, नेशनल हाईवे नहीं है, नेशनल वाटरवेज हैं, ठीक है। जो नेशनल वाटरवेज हैं, ठीक है, इसका 4 जो ये है स्ट्रेच गोदावरी और कृष्णा रिवर का, और जो NH5 NW5 है, नेशनल वाटरवेज 5 है, इसका ब्राह्मणी और मताई रिवर का स्ट्रेच है, ठीक है। चलो ये देख लेते हैं, इसका नाम याद कर लेना। NH1 कौन सा है, इलाहाबाद हल्दिया है, ठीक है। NH2 कौन सा है, सदिया डुबरी है, ठीक है। NH3 कोत्तापुरम से कोल्लम है, ठीक है। ऐसे याद कर लो। 3 में डबल के आएगा, ठीक है, 3 में डबल के आएगा, बस एक याद हो गया, 2 थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है। चैप्टर 8 इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स, आपको कितने टोटल 8 से 3 6 3 9 3 11-12 पोर्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला कांदला, ठीक, कांदला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मरमगांव पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, कोचीन पोर्ट, तुतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया एंड कोलकाता पोर्ट, ठीक है। ये तब आपको पोर्ट हम पढ़ने हैं, एक एक करके हम इनको देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला कांदला पोर्ट, इसको हम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट बोलते हैं, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ये कहाँ पे है, ये गल्फ ऑफ कच्छ। इससे क्वेश्चन है मैप क्या आते हैं, मैप आप बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है। मैप मैंने अच्छे से करा रखा है, ठीक है। ये डिज़ाइन किया गया है, स्पेशली डिज़ाइन टू रिसीव पेट्रोलियम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। JNP पोर्ट यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। ये कहाँ पे है, नावा सेवा में है, ठीक है। सैटेलाइट पोर्ट है मुंबई का, ठीक है, सैटेलाइट पोर्ट है ये मुंबई का, ठीक है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है ये, ठीक है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ठीक है। मुंबई की बात कर तो ये कौन सी, कहाँ पे लोकेटेड है, सिचुएटेड एट जुरई इस्चुरी पे ये सिचुएटेड है, ठीक है। अगर मैं मरमागांव की बात करूं, ठीक है, तो मरमागांव की बात करूं तो ये कहाँ पे है, नहीं 1 मिनट, ये गलत हो गया, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। ये जो मुंबई पोर्ट है ये नेचुरल हार्बर है, ठीक है, नेचुरल हार्बर है, ठीक है। बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया है, ठीक है, बिगेस्ट पोर्ट है, ठीक है। मरमागांव पोर्ट, ठीक है। मरमागांव पोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है जुआरी इस्चुरीज पे प्रमोट है, ठीक है। मरमागांव ये नेचुरल हार्बर है, ठीक है। कोचीन पोर्ट की बात करूं तो ये कहाँ पे है, सिचुएटेड हेड ऑफ वेम्बांदा कोयाल, ठीक है। इसको हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं, ठीक है। और मैं अगर तुतीकोरिन की बात करूं, ठीक है, इसको ऐसा सैटेलाइट पोर्ट
ऑफ चेन्नई, यानी जो कंजक्शन यानी जो भीड़ भाड़ होती थी वहाँ पे चेन्नई पोर्ट पे, उसको कम करने के लिए तूतीकोरिन पोर्ट बनाया गया। ठीक है, कोचिन पोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता ही है कोचिन पोर्ट हेड ऑफ वेम्बादा कोयल पे सिचुएटेड है और इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। अगर हम चेन्नई पोर्ट की बात करें तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है। ठीक है, ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, आर्टिफिशियल हार्बर है ये। ठीक है, हार्बर है। ठीक है, बिल्ड हुआ था ये 1859 में। ठीक है, याद रखना। विशाखापट्टनम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, विशाखापट्टनम लैंड लॉक्ड पोर्ट है, लैंड लॉक्ड पोर्ट। ठीक है, ये कनेक्ट टू सी बाय कैनाल। ठीक है, पारादीप पोर्ट ये कहाँ पे सिचुएटेड है? एट महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा पे। ठीक है, हल्दिया पोर्ट ये किस लिए बनाया गया था? टू रिड्यूस कंजक्शन ऑन कोलकाता पोर्ट। ठीक है, अरे मैं कोलकाता पोर्ट की बात करूं तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? हुगली रिवर पे। अभी तक जितने रिवर थे पोर्ट थे सिर्फ विशाखापट्टनम को छोड़ के सारे समुद्र के किनारे लोकेटेड है। सिर्फ विशाखापट्टनम लैंड लॉक्ड पोर्ट है और जो कोलकाता पोर्ट है ये भी जो सी एरिया यानी जो बे ऑफ बंगाल है उससे 128 किलोमीटर अंदर है, 28 किलोमीटर अवे फ्रॉम BOB, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है? हुगली रिवर में सिल्ट अक्यूमुलेशन। जो हुगली रिवर है ना वो अपने साथ बहुत ज़्यादा सिल्ट लेके आती है, मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी लेके आती है अपने साथ। उसकी वजह से क्या होता है, जो हार्बर होता है वो धीरे धीरे भरता जाता है। और आपको पता होगा जो जहाज़ होती है ना, जहाज़ सिर्फ जहाँ तक उसकी जो बेस होता है वो जब तक ज़मीन में नहीं लड़ता तब तक ही रहती है। और जब आपका हार्बर इतना लंबा हो जाएगा तो जहाज़ वहाँ तक आएगी नहीं, जहाज़ बाहर पानी में रह जाएगी। ठीक है, तो ये पोर्ट से ख़त्म हो गया। इससे क्वेश्चन सिर्फ मैप में आते हैं। ठीक है, अगर मैं चैप्टर 9 की बात करूं तो इससे एयर पोल्यूशन, ठीक है, और प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स। एयर पोल्यूशन क्या होता है? जब एयर में जो उसका जो एयर का जो एक्चुअल फॉर्म है उससे जब वो कंटेमिनेट करता है, मतलब उससे कुछ चेंजेस होते हैं ड्यू टू सम हार्मफुल सब्सटेंस लाइक गैसेस, पार्टिकल्स एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो ह्यूमन हेल्थ है उसके ऊपर रिस्क आता है। ठीक है, इसके दो रीजंस होते हैं। पहला एक नेचुरल रीज़न हो गया जिसमें वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, ठीक है, डस्ट फॉर्म। ठीक है, अगर हम ह्यूमन मेड की मैं बात करूँ, ठीक है, ह्यूमन मेड की, तो व्हीकल एम्बिशन, इंडस्ट्रियल एम्बिशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिटेशन जो भी है, ठीक है, वो। और अगर मैं इंपॉर्टेंट जो इसमें जहरीले गैस होते हैं उसमें बात करूँ तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, ठीक है, ओजोन, लीड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट के हार्मफुल गैसेज हो गए हमारे पास। ठीक है, इसमें आप जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो भी ऐड कर सकते हो अपने मन से। ठीक है, और मैं स्लम्स की बात करूँ, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स, तो इसमें पहला कंट्रोल एंड मेजर। हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल और मेजर कैसे कर सकते हैं? यूज़ ऑफ क्लीन फ्यूल्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, ठीक है, जो भी एम्बिशन इंडस्ट्रीज करती हैं उनको रेगुलेट करना चाहिए। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जितना हो सके यूज़ करो, मेट्रो को यूज़ करो, अपनी गाड़ी से कम निकलो, एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी जितनी है उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, समझ में आई बात। अगर मैं प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स की बात करूँ तो इसमें है जैसे ओवर क्राउडिंग एंड पुअर लिविंग कंडीशन, ठीक है, लैक ऑफ बेसिक एमिट्स, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, हेल्थ एंड हाइजीन इशू, एम्पावरमेंट डिग्रेडेशन, सोशल प्रॉब्लम एंड क्राइम्स, गवर्नमेंट चैलेंजेस। ठीक है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, तो बट मैंने इतना बता दिया आपको। ठीक है, तो एक काम करो आप, ये मैं PDF अभी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। एंड एक और बात, आप 24 तारीख को आपका पेपर है, उससे पहले अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो। एंड मैं वहाँ पे आपको अपना जो
पर्सनल जो आईडी है वो मैं दे दूंगा, तो आप अपना पेपर ला के मेरे को सेंड कर देना, मैं वहाँ पे सोल्यूशन उसका प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए ये वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।